हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स करके। और आज का एमसीक्यूज़ क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो क्लास पूरा ज़रूर देखें ताकि बहुत कुछ सीखने को आपको मिले। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो आप मेरे चलिए, ठीक है, मेरे पास तो क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके? चलिए, क्लियर है, ओके। देखिए, तो जैसे कि आपको पता है और हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं क्लास, इसका मेन पर्पस और फोकस ही यही है कि हम सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं, है ना, एग्ज़ाम में, और किस तरीके से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। वो सारा कुछ हमें सीखना पड़ेगा, तभी जा कर के हम किसी भी एग्ज़ाम को, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो वही चीज़ हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस के द्वारा। एनालिसिस करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भाई सवाल अब बनने लगे हैं और पूछने लगे हैं, एग्जामिनर कैसे आपसे सवाल पूछा जाने लगा है। ठीक है, देखिए, सवाल का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ने की अब आपको ज़रूरत है। केवल बेसिक और पासिंग मार्क के लिए जैसा आप पढ़ते थे कॉलेज में, वैसा आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आज का देखिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि स्तर क्या होने वाला है और कैसे चेंजेस हो गया है। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो स्पोरेडिया, है ना। तो माइक्रो स्पोराइडिया का आपको एग्जाम्पल इनमें से बताना है, जो कि वन ऑफ द प्रोटोजोन पैरासाइट है ना, और स्पष्ट भी किया है जो कि प्रोटोजोअल पैरासाइट है, और आपको माइक्रोस्पोराइडिया के बारे में इसमें एग्जाम्पल देखना है। अब जैसे अगर किसी को पता नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चंस का अगर आंसर नहीं पता है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है ना, 1 2 3 4 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का दिया है जियार्डिया ट्राइकोमोनास, और उसके बाद आपका दिया है ट्रेपेनोसोमा। क्लियर है? अब आप जब पैरासाइट पढ़ते हो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, अब जब आप पैरासाइट पढ़ते हो तो पैरासाइट का आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते होगे, है ना। पैरासाइट का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हम जाएंगे पैरासाइट का क्लासिफिकेशन, तब आपको शायद याद आ जाए। मैंने कोचिंग जब मैं पढ़ाता था उस समय आप लोगों को डिटेल में, जो लोग मेरे से क्लास लिए थे उन लोगों को पता होगा, मैंने बोला था कि भाई ये रट लेना बिल्कुल, है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोटोजोआ और दूसरा है आपका कौन सा, हेलमिंथ, है ना। हाँ, तो प्रोटोजोआ जो होता है आपका यूनिसेलुलर होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है, जिसको मेटाजोआ भी बोलते हैं। और इनमें आपके आते हैं, फिर इनको फर्दर क्लासीफाइड करते हो आप किस बेसिस पे, आपके इंटेस्टाइनल, है ना, इंटेस्टाइनल, और उसके बाद ब्लड एंड टिश्यू, इसी तरीके से करते हो, ब्लड एंड टिश्यू, है ना। उसी तरीके से आप हेलमेंट्स को भी करते हो फर्दर क्लासिफिकेशन जो है आपका इंटेस्टाइनल और ब्लड एंड टिश्यू के आधार पर। फिर इनको फर्दर आप क्लासिफाइड करते हो अलग अलग तरीके से। वो कैसे होता है, एक तो अमीबा, है ना, और उसके बाद फ्लैजिला, फ्लैजिला वाले जितने हैं फ्लैजिलेट्स, याद आया सब लोगों को, है ना। उसके बाद सीलिएटेड, उसके बाद आपका कोशिडिया, है ना, इस तरीके से करते हो। उसके बाद ब्लड एंड आपका टिश्यू जो आता है, इसको भी आप फर्दर इसी तरीके से आप कर देते हो। और आपके हेलमिंथ्स में जब आप जाते हो तो इंटेस्टाइनल ब्लड पैरासाइट में आपका आ जाता है, आपका ट्रेमेटोड आ जाता है, सिस्टोड आ जाता है, नेमेटोड आ जाता है ना। ये आपको पता होगा, मेरे ख्याल से लिख देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ट्रेमेटोड्स, नेमेटोड्स, सिस्टोड और नेमेटोड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल देखो, बेसिक अगर सवाल पूछेगा तो यहीं से जो चाहिए चार्ट बनेगा ना, तो इस तरीके से चार्ट बना करके, मेरे ख्याल से ओची की बुक में बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। ओची की बुक में आप पढ़े हो ये चार्ट? कितने लोगों ने पढ़ा, एक बार कमेंट्स कर दो, मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूँ। तो देखो, आपके एग्जाम्पल में जो जियार्डिया दिया था, है ना, चलो अभी जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा, ये नाम सुना हो। जिनने पढ़ा है वो तो उन लोगों को पता ही होगा। अभी बहुत सारे लोगों ने जियार्डिया आंसर किया हुआ है ना, जियार्डिया के बारे में आंसर किया हुआ है। ठीक है, इंटेस्टाइनल में आप फ्लैजिलेट्स में जियार्डिया लाम्बलिया को देखते हो, है ना। ये प्रोटोजोआ में आता है, जो कि फ्लैजिलेट्स ये वाला पार्ट है ना,
जियार्डिया जो है यहाँ पर आता है। ये सब लोगों को पता चल गया भाई। फ्लैजिलेट्स में जियार्डिया लाम्बलिया आपका आता है जो कि इंटेस्टाइनल है ना, और आपके फ्लैजिलेट्स में आता है। तो ये एग्जाम्पल तो ठीक है, प्रोटोजोआ का है आपका। उसके बाद आप ट्राइकोमोनास में जाते हो तो ये ट्राइकोमोनास में जो है आपका प्रोटोजोआ में ही आता है, ब्लड एंड टिश्यू में आता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, तो ये भी आपके किस में आता है, फ्लैजिलेट्स में, लेकिन ब्लड एंड टिश्यू में आता है ये। ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू में आपका आता है कौन सा, ट्राइकोमोनास। ये अगर आपको याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, अच्छे से पढ़ करके याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो दिया है ट्रेपेनोसोमा है ना, तो ट्रेपेनोसोमा जो दिया हुआ है इसके भी बहुत सारे हैं। ये हीमोफ्लैजिलेट्स में आता है, किस में आता है, हीमोफ्लैजिलेट्स। हीमोफ्लैजिलेट्स में आपका आता है कौन सा, ट्रेपेनोसोमा है ना, तो ये ट्रेपेनोसोमा आपका आता है हीमोफ्लैजिलेट्स में, ब्लड एंड टिश्यू में ही आता है। कहने का मतलब ये चारों के चारों जो दिए हुए हैं ये प्रोटोजोआ ही है आपके, लेकिन इनको फर्दर जो है डिवाइडेशन जब आप देखोगे, जैसे कि इंटेस्टाइनल में आपके केवल कौन सा आ गया, जियार्डिया आ गया है ना, और ब्लड एंड टिश्यू में आपके ट्राइकोमोनास और हीमोफ्लैजिलेट्स हमने बता दिया। लेकिन माइक्रो स्पोराइडिया के बारे में जो दिया है इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, एनसेफेलेटोजोन है ना। तो इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि रेयर है आपके। इसमें जो है 15 माइक्रोस्पायरिडीन ही अभी एटलीस्ट जो है जो पैथोजन क्रिएट करता है ह्यूमन के अंदर, तो वो देखा गया है इसमें है ना। और तो इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना बहुत डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पूछ लेते हैं कन्फ्यूज करने के लिए, समझ में आ रहा है। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें आएगा, माइक्रो स्पोरेडिया के बारे में दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट आंसर इसका माइक्रो स्पोरेडिया का आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मुझे पता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, अब जो आसान क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने बोला कि आप प्रोटोजोआ पढ़ते आराम से है ना, लेकिन माइक्रोस्पोरेडिया दिया है तो इसका कोई भी कहीं से कहीं तक लिंक आपका ना तो जियार्डिया का है, ना ट्राइकोमोनास का है, ना ट्रेपेनोसोमा का है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल इसमें से हट ही जाएंगे। क्लियर दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना। एग्जाम्पल आपको माइक्रोस्पोरेडिया के बारे में पूछा हुआ है, ना कि केवल प्रोटोजोआ पूछा है, ना प्रोटोजोआ के अंदर ना तो आपको फ्लैजिलेट्स पूछा है, ठीक है, ना तो सीलिएट्स, ना तो अमीबा, कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्वेश्चंस को तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें से है नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का स्तर, आपको सवाल का क्या आपको समझ में आता जा रहा है कि किस तरीके से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं आपसे। एक बार कमेंट्स करो, है ना। हमने प्रोटोजोआ देखा, तो प्रोटोजोआ में तो ये सारे के सारे आएंगे, केवल जियार्डिया आप कैसे बोल सकते हो, बताओ मेरे को, है ना। जियार्डिया आपने बोल करके निकल गए आप, उसमें तो ट्राइकोमोनास भी आ रहा है, ट्रेपेनोसोमा भी आ रहा है। तो वैसे तो केवल अगर आप प्रोटोजोआ को देख रहे हो स्पेसिफिक, तो प्रोटोजोआ में तो सभी आ रहे हैं। हेलमिन्थ्स के बारे में तो पूछा ही नहीं है, एक भी एग्जाम्पल हेलमिन्थ्स का नहीं दिया इनने। ऑप्शन भी देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको, चलो हेलमिन्थ्स के अगर एग्जाम्पल दे देता तो एक बात रहता कि चलो इंसान कंफ्यूज ना होता, है ना, कि चलो भाई ये तीन ऑप्शन अपने हेलमिन्थ्स में चले गए, तो चलो ये ही ऑप्शन है जो कि एक बचा है, जो कि प्रोटोजोआ में अपन ऐसा डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रोटोजोआ के ही बाकी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। समझ में आ रहा है। और माइक्रोस्पोरेडिया आपको जो है क्लियरली मेंशन करके दिया है कि भाई इसका ही आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले फटाफट। समझ में आता जा रहा है, हम एनालिसिस कर रहे हैं बस, है ना, कि सवाल भाई किस तरीके से पूछे जाने लगे हैं, हमें कितना और किस तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो हम अपना पढ़ने का तरीका जो है बदल सकते हैं। समझ आ रहा है। हाँ, तो पढ़ना पढ़ाना ये अलग बात हो जाता है, लेकिन सेल्फ स्टडी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई जो हम गाइड कर रहे हैं आपको, तो आप अपने स्तर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ, सिलेबस आपको ही कंप्लीट करना है डीप लेवल पे जाके। ठीक है। हाँ, किसी के भी भरोसे आप मत रहना कभी भी। ये जिस स्तर के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, इसके लिए तो आपको ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और आपको ही एफर्ट लगा करके मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, देखो सवाल का स्तर देखो ना, सवाल पूछने का तरीका देखो, स्तर देखो किस तरीके से, मतलब मज़ेदार तरीके से सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, है ना। पहले बहुत आसान तरीके से एक लाइन में सवाल पूछ लिया, ठीक है, और हो जाता था काम, हम क्वेश्चन समझ जाते थे और आंसर भी कर देते थे। लेकिन अब क्वेश्चन समझना ही अपने आप में एक एफर्ट का काम हो गया है। समझ आया।
सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। देखो क्या पूछा है, विच मेथड, इसका कलर अपन चेंज कर सकते हैं क्या, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो विच मेथड ऑफ मेजरिंग हीमोग्लोबिन। देखो क्वेश्चन समझो, पहले अच्छे से समझो, है ना, डायरेक्ट आंसर मत दो, क्वेश्चन को समझो। अभी भी आप गलत आंसर कर रहे हो, इसलिए तो हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं आपको, ताकि आप जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ो, ठीक है। हाँ, आप गलत करोगे, बी ऑप्शन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आप बी ऑप्शन कर रहे हो गलत आंसर कर रहे हो। मैं आपके सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन पहले समझो क्या बोल रहा है। विच मेथड मेजरिंग हीमोग्लोबिन इज बोथ प्रीसाइज, है ना, एक तो प्रीसाइज भी है आपका, ये सब आप जो है क्यूसी क्वालिटी मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हो तो प्रीसाइज का मतलब, एक्यूरेट का मतलब सब हमने समझा दिया है ना। प्रीसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, एंड इज आल्सो वन ऑफ फ्यू हीमोग्लोबिन सिस्टम्स दैट डज नॉट रिक्वायर डाइल्यूशन और मेजरिंग ऑफ ब्लड, है ना। आपको इसमें डाइल्यूशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ऐसा कौन सा मेथड है, ठीक है, जिसमें आप, मैं अगर सीधे भाषा में अगर बोलूं, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट ब्लड लेकर के और टेस्ट परफॉर्म कर देते हो, ना तो किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट ब्लड से जो है टेस्ट को परफॉर्म कर देते हो, है ना। ये सीधा सिंपल पूछने का इसका मतलब है। बाकी बहुत भारी भरकम शब्द जो है इसमें डाल दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, और आप दिमाग लगाओगे कि भाई सीधे एक्यूरेट, और फिर आपने एक लाइन पढ़ा, बोथ प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है, जो कि आपका रीडिंग देगा साइन मैथ हीमोग्लोबिन, आपने खट से टिक करके आ गए और बाद में पता चला अरे बाकी लाइन भी तो लिखी हुई थी, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, है ना। अगर वो बाकी लाइनें हम नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तो ऑफकोर्स आंसर गलत ही होगा आपका। समझ आ रहा है। देखो हीमोग्लोबिन का मैंने प्रैक्टिकल अपने यूट्यूब चैनल पे सारे बता दिए हैं ना, चाहे आपका सालिस मेथड हो, साइन मैथ मेथड हो, ये सारे के सारे आप लोगों को डिटेल में मैंने बता दिया है मेरे ख्याल से। और आपका एल्कलाइन हिमेटिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर दिया है, ये अब यूज नहीं होते हैं, अगर इनकी बात आप करो, फर्स्ट वाला है ना, और उसके बाद आपका फोर्थ वाला, ये अब यूज में नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका प्रैक्टिकल वीडियो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। बचे आपके पास दो ऑप्शन, 3 और 2, 3 और 2, बताइए इनमें से क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो है इनमें से होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, हीमोक्यू नॉन डाइल्यूशन, है ना, फोटोमेट्रिक टेक्निक। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है। हीमोक्यू का एक बिल्कुल वाइट कलर का आता है ना, तो उसमें प्रिक किया और सिंपल उसमें से ब्लड जो है 1 ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है, वो सक करता है और डायरेक्ट आप उस मशीन में लगाओगे और आपको रीडिंग दे देता है वो, ठीक है। बाकी उसमें कोई रिएजेंट, किसी चीज़ की डाइल्यूशन बनाने की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हीमोक्यू नॉन डाइल्यूशन फोटोमेट्रिक टेक्निक, तो ये वाला इसमें करेक्ट आंसर आपका होने वाला था। बाकी सब में आपको रिएजेंट इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं, है ना। और हीमोग्लोबिन की अगर और हम बात करें तो देखो इस तरीके से सवाल बन रहे हैं, आप ध्यान से समझना। सब ने गलती क्या किया है, साइन मैथ हीमोग्लोबिन आपने आंसर कर दिया है, क्या सोच करके आंसर किया था आपने, क्या समझा था, मेरे को एक बार कमेंट्स करोगे। ऐसे क्वेश्चंस ही आप गलत करोगे। देखो अब नेगेटिव मार्किंग है, अब चांस नहीं है कि आप गलत करो, है ना। इसका आंसर सबने गलत कर दिया, कुछ ही लोग हैं सेलेक्टेड लोग जिन्होंने सोच समझ करके आंसर दिया है। अब नेगेटिव मार्किंग है, कैसे आपने क्या पढ़ करके साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड दिया था, मेरे को एक बार कमेंट्स करके बताओ। जिन लोगों ने, जिनको लगा कि नहीं ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो सकता था, क्यों आपको ऐसा लगा बताइए। फिर थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेन वाला है लेक्चर। 10 क्वेश्चन है आज, है ना। हाँ, तो अभी तो दूसरा नंबर ही चल रहा है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे। प्रीसाइज एंड एक्यूरेट देख रहा है ना, निगत जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपने देखा और आंसर कर दिया। पहले भी मैं पढ़ाते समय यही आपको समझाता था कि भाई पढ़ लेना बहुत आसान होता है, सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज ले लेना बहुत आसान होता है, चीज़ों को याद करना भी आसान हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को फेस करते हैं
तब समझ में आता है कि भाई हमारा माइंड कितना कंसंट्रेट है ना, और कितने क्वेश्चंस को हम समझ करके आंसर कर पा रहे हैं। वो बहुत एक एक लाइन और एक एक शब्द, मैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्लास लेता था ना, तब मैं आपको स्पष्ट बताता था, एक एक शब्द को आपको देखना है कि एक एक शब्द क्या कह रहा है, तब जाके फाइनल आंसर पे आना है। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन पढ़ लिया है ना, बाकी चीज़ों को आपने ध्यान नहीं दिया और आंसर क्लिक करके और आप निकल गए, नहीं। इसके बाद ऑप्शंस को भी समझना है कि भाई ऑप्शन हकीकत में इसके एग्जैक्ट आंसर में कौन सा आएगा। ये तो अब हाँ ठीक है, सिंपल है। तो वही चीज़ है। अब हीमोग्लोबिन आप देखते होगे तो उसमें आपने बहुत सारे टाइप के आप वेरियस फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन देखते हो, उसमें आप जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखते हो, है ना, उसके बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखते हो HbCO, उसके बाद आप सल्फो हीमोग्लोबिन देखते हो SHB, ठीक है, उसके बाद आप मेथ हीमोग्लोबिन देखते हो। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के आप हीमोग्लोबिन देखते हो जिनको मेजर किया जाता है। और उसमें भी आपका कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है विजुअल मेथड, है ना, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। विजुअल मेथड जिसमें आपका साहलीस आता है ना, टेलीक्यूस्ट चार्ट, एब्सोल्यूट मेथड आता है, WHO का HB कलर स्केल आता है, जो कि हमने HB का कलर स्केल तक मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बताया है आपको, ठीक है, साहलीस बता दिया है, HB कलर स्केल का भी बता दिया है, और हीमोक्यू ये भी मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपका आता है कौन सा, फोटोमेट्रिक, है ना, कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक, तो आप ये याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक है। एक तो विजुअल मेथड होता है और एक फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक में आपके साइन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एल्कलाइन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे के सारे जो हैं आपके किस में आ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी तो मेथड पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जो है सीखे हुए हो, पढ़े हुए हो। सालिस मेथड आपको पता है, पूछा ही जाता है ना। साइन में ड्रेपकिंस रिएजेंट के बारे में आपको उनके कंपोजिशंस पूछा जाता है। ड्रेपकिंस का कंपोजिशंस पता है, जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ड्रेपकिंस रिएजेंट का कंपोजिशंस क्या आप लोगों को पता है ना, क्योंकि सवाल पूछूंगा भी यार, मैं तो रिवीजन तो कराऊंगा ना, मुझे तो पूछना ही पड़ेगा। ड्रेपकिंस रिएजेंट का कंपोजिशंस अगर आपको पता है तो बता दो। एल्कलाइन जो हेमेटिन मेथड दिया हुआ है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, यूज में नहीं आता है। इसमें जो है आपका एल्कलाइन हेमेटिन HB NaOH रिएजेंट इसमें इस्तेमाल होता है ना, तो अब ये यूज में नहीं होता है एल्कलाइन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो ये भी वीक अमोनिया सॉल्यूशन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी अब यूज में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सबके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। हाँ, कंपोजिशंस बताओ यार, मोटे मोटे कंपोजिशंस तो बता दो। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, आशीष का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं तो भाई सवाल भी पूछूंगा, मेरे क्लास में आप आए हो तो, है ना। और इस तरीके से सवाल के लिए आप तैयार रहना, जितने भी अगर सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सवाल के लिए आप तैयार रहना। देखो इसमें से ना तो फर्स्ट ऑप्शन था, ना तो सेकंड था, ना तो फोर्थ था, है ना, ये 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल भी नहीं होने वाले थे। करेक्ट आंसर आपका ये होने वाला। इसलिए गड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी में अधिकतर आंसर आपके गलत होते हैं कि जल्दबाजी में आपने फटाफट पढ़ा और आंसर दे दिया। साइन मेथ हीमोग्लोबिन बेस्ट है, इसके अलावा तो हम कुछ मान ही नहीं सकते। ये बाकी लाइन तो पढ़ो, बाकी लाइन क्या दिया हुआ है वो सारी चीज़ पढ़ करके आपको आंसर करने होते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कहाँ गलती कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है गलती कहाँ कर रहे हैं, ये अभी सीखना है ना। एग्जाम के टाइम में आपको गलती नहीं करना है। बताओ क्लास में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एक बार बता दो, ठीक है, कमेंट्स कर दो जल्दी से फटाफट। बताओ बताओ। निगत करें DSSBB में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, DSSBB में स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। देखो अब समझो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, है ना, बहुत एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारे घिसे पिटे क्वेश्चंस जो पुराने क्वेश्चंस थे अब उनको एग्जामिनर इग्नोर कर रहा है। समझ आ रहा है सबको? हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम डीप नहीं पढ़ेंगे, आपका नुकसान है, मत पढ़िए आप, है ना। बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो तो सबको होता है। एग्ज़ाम कौन फाइट कर पाता है, कौन सेलेक्ट हो पाता है, जो कुछ एक्स्ट्रा करता है। सिंपल है यार, कंपटीशन एग्जाम में क्या सिंपल है, सिंपल भाई। देखो बेसिक नॉलेज तो सबको रहता है ना, अपने फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो, बेसिक नॉलेज हर कोई रखता है। हर कोई बंदा साधारण हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बता सकता है, ब्लड में कितना होता है, सिंपल है। नॉर्मल वैल्यू सब बता सकता है, क्योंकि बेसिक है ना। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर
10 क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी बेसिक क्वेश्चंस मैंने कह रहा हूं 90 बेसिक क्वेश्चन सबको आ रहा है, बिल्कुल आसान सवाल पूछ लिया एग्जामिनर ने, लेकिन 10 सवाल ऐसे पूछ लिए जो केवल और केवल 5% लोग ही उसका आंसर कर पा रहे हैं, या 10% लोग जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा है या कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो सिलेक्शन होने के चांसेस किसके बनते हैं? उन लोगों के बनते हैं ना, है ना। बाकी तो सभी आंसर कर देंगे यार, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, तो उसमें तो कंपटीशन ही नहीं रहा। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए जो है समझना पड़ेगा आपको। विच इज वन ऑफ द एक्सपेंडेबल मटेरियल ऑफ द लेबोरेटरी, इसका आंसर तो सब कर दोगे मेरे ख्याल से, है ना। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल अपने लेबोरेटरीज में, और वन टाइम यूज भी होता है, मल्टीपल टाइम भी यूज होता है, कुछ एपरेटस जो हो गए, है ना। हाँ जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दो। चलिए भाई फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से सबको क्लास समझ में आ रहा है ना। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप सीखते चलो, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डिफरेंट करोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, है ना, क्योंकि डिफरेंट करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कुछ लोग ही गलत कर रहे हैं, एक दो लोग। आंसर इसका ग्लास वेयर्स आएगा, है ना। करेक्ट आंसर इसका ग्लास वेयर होगा, बैलेंस नहीं होगा, इंक्यूबेटर नहीं होगा, ऑटोक्लेव नहीं होगा, है ना। बैलेंसिंग का काम तो बैलेंस, इंक्यूबेटर सबको पता है, इंक्यूबेशन का काम ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में यूज होता है, तो इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी इनके बारे में जानते होंगे। इनमें से ऑटोक्लेव से बहुत सवाल आते हैं। स्टरलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना। बहुत सारे सवाल बनते हैं, हर साल बनते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। इसके बारे में भी मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा, इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैक्रोफेज, है ना। मैक्रोफेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फैगोसाइटोसिस, साइटोकाइन प्रोडक्शन, ग्रेन्युलोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसमें भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा, सब इसका आंसर कर सकते हो, है ना। हाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा यहाँ जिसको इसका आंसर पता नहीं होगा, मेरे ख्याल से ऐसा मैं मान सकता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, सबके आंसर आने लगे। फैगोसाइटोसिस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, आज 10 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसे क्वेश्चंस देखो कितना डीप जा करके पूछ रहा है। मैंने बोला ना साधारण क्वेश्चन जो है अब छोड़ दो, ये डरा नहीं रहा हूँ मैं, है ना। आप ये मत सोचना कि यार एक ही टीचर हैं जो डरा रहे हैं हमें, है ना। बाकी तो साधारण क्वेश्चन अपन करते ही हैं, साधारण क्वेश्चन कराइए। व्हाट आर न्यूट्रोफिल विथ कोर्स ब्लू, ब्लैक और पर्पल ग्रेन्यूल्स। आप लोगों ने सुना होगा टॉक्सिक ग्रेन्यूलेशन के बारे में, अगर नहीं सुना होगा, है ना, जिसमें आपको कोर्स ब्लू ब्लैक मतलब बहुत गाढ़ा कलर दिखाई देना लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये पर्टिकुलर टर्म्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आपको आंसर बताना है ना। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से आपको इनमें से आंसर करना है, ठीक है। बताइए, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा। एक ग्रेन्युलर न्यूट्रोफिल, जैसे आप पढ़ते हो एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, है ना, एपनिया, ये सारे टर्म्स पढ़ते हो। न्यूट्रोपीनिया दिया हुआ है, इसका मतलब भी आपको लोगों को पता होगा। टू फ्यू न्यूट्रोफिल्स इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत कम न्यूट्रोपीनिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा उससे। हाइपर सेगमेंटेड मतलब ज़्यादा की बात कर रहा है, यहाँ पर ग्रेन्युलर की बात हो रही है ना। न्यूट्रोफिल में पर्पल ग्रेन्युलर की बात हो रही है, तो ग्रेन्युलर टर्म पहले देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ
बाकी लोग भी बता दो भाई आंसर, फटाफट बताओ। चलिए मैंने हिंट दे दिया तो सब लोगों का आंसर आ गया है ना, इसमें भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बाकी टर्म्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया। हाइपर सेगमेंटेड मल्टीपल लोब्स जो है आपको देखने को मिलते हैं ना। सेगमेंट दिया हुआ मतलब सेगमेंट, लोब्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका टर्म ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आए, ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कोई बताएगा? टॉपिक बताएगा कोई टॉपिक? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम क्लास लाइगेज, है ना, स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिया गया है, एंजाइम का है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से लाइगेज क्लास का एग्जाम्पल कौन सा है ना, वो आपको बताना है। एंजाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम में आप लोगों ने अलग अलग क्लास पढ़ा होगा, कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ। जिनको नाम पता है जल्दी फटाफट से कमेंट्स करके बता दो। किसी को पता है? मेरे को भी बताओ यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक तो याद आ गया, और क्या क्या है जल्दी बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़कर ही यहाँ पर लिखूंगा, है ना। हाँ, अभी मत सोचो टीचर ही सब कुछ कराएगा यार, कुछ आप भी बता दो, पढ़े हो तो क्लास बता दो। कोई नहीं बता रहा यार, पर एग्जाम्पल पहले बताओ यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ। एंजाइम के जो है आप क्लास बताओ, इनमें से कौन कौन से। ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, ट्रांसफरेज याद है, चलो जो जो याद आते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। हाँ, ट्रांसफरेज हो गया, उसके बाद ट्रांसफ़र कर रहा है, एक होता है हाइड्रोलेज, है ना, हाइड्रोलेज, और ट्रांसफरेज लिख दिया, हाइड्रोलेज भी लिख दिया, और बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा। हाइड्रोलेज के बाद आपका लाएज किसी ने बोला है, चलिए लाएज आ गया, उसके बाद आइसो, कैसे हो यार आप लोग, पढ़ते ही नहीं हो इसका मतलब, आइसोमरेज है ना, उसके बाद लाइगेज। ठीक है, तो इतने क्लास हैं, इनका मतलब भी होता है, डेफिनेशन आप पढ़ना। ठीक है, लंबा टॉपिक है, थोड़ा बहुत एंजाइम मैंने पढ़ा दिया है, लेक्चर डला हुआ है, एंजाइम को आप पढ़ना। इनकी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डेफिनेशन में से सवाल बन सकता है, इसलिए आप डेफिनेशन पढ़ लेना। जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज होगा, है ना, तो एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन में, रिडक्टेशन में, रिएक्शन में, उनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल होता है। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने बताया बहुत शानदार, आप लोगों ने बताया, है ना, बाकी हमने लिख ही दिया है। तो इस तरीके से इनके डेफिनेशन पढ़ना, इनके मीनिंग्स पढ़ना, इसका मीन्स क्या होता है या मतलब क्या होता है। अब मैं सारे के सारे नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम ज़्यादा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि ट्रांसफरेज नाम से ही पतला है, एंजाइम्स वो जो ट्रांसफ़र और ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल्स को और अनदर में। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आपके ट्रांसफर का हेक्सोकाइनेज, ठीक है, यहाँ पर दिया हेक्सोकाइनेज एग्जाम्पल, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ट्रांसफरेज में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी, मीन्स इसका मतलब क्या होता है वो याद करना है और इनके एग्जाम्पल याद करना है। ठीक है, हाँ, तो ये ट्रांसफरेज हो गया। आरएनए पॉलीमरेज ये आपके लाइगेज में आता है, किस में आता है, लाइगेज में, है ना। डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा यार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। ठीक, तो ये इसमें आ गए। उसके बाद आपके आते हैं कौन से, इसमें दिया हुआ है ट्राइओज, है ना, ट्राइओज फास्फेट, ये किस में आता है, किसी को पता है क्या? ट्राइओज फास्फेट, ये आपके आते हैं ट्राइओज फास्फेट, किसी को पता है, कोई बताएगा? फ्यूमरेज का तो मुझे पता है, फ्यूमरेज आता है आपका लाएज में, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है फ्यूमरेज, फ्यूमरेज लाएज का एग्जाम्पल है। आंसर तो सब कर दोगे यार, लेकिन बाकी चीज़ भी तो पता होना चाहिए, कौन किसका एग्जाम्पल है, वही नहीं पता है तो फिर पढ़ने का सेंस क्या बनेगा, है ना। ट्राइओज फास्फेट, ट्राइओज फास्फेट का एग्जाम्पल कोई बताएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइओज फास्फेट? चलो आप लोगों से पूछ लिया मैंने, देखो
बाकी चीज़ें तो जितनी याद थी मैंने बता दिया। अब आप एक का बता दो, आपको एक काम दे दिया है ना। बाकी मैंने हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज का बता दिया, आरएनए का बता दिया, फ्यूमरेज का बता दिया। बचा आपका कौन सा? ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज फास्फेट किसका एग्जाम्पल है? अरे यार कोई तो बता दो। आइसोमरेज, अंकिता नायक का आंसर आ गया, स्वरूप का भी आ गया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई। और मेरे ख्याल से समय शीला कुमारी का भी आया है, प्रशांत और लकी का भी आंसर आया है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग यार। नीतू का भी आया, आइसोमरेज बताया, अच्छा पहले बताया, चलिए ठीक है। तो भाई बाकी लोगों ने आंसर कर दिया कि ट्रायोज फास्फेट जो है ना आपका, ट्रायोज फास्फेट आपका एग्जाम्पल है आइसोमरेज का। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है जो सवाल आपसे पूछा है? आरएनए पॉलीमरेज का है। ठीक है, तो एंजाइम को पढ़ना, इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना बहुत मज़ेदार तरीके से, क्योंकि एंजाइम में से भी सवाल बनते ही बनते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना। हाइड्रोलेज का नहीं है यार, है ना। ट्रायोज फास्फेट जो है आपके आइसोमरेज का एग्जाम्पल है। ये सबके समझ में आ गया एंजाइम में कहाँ से सवाल पूछा है? एग्जाम्पल में से पूछा है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार याद कर लेना अच्छे तरीके से। हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल तो लाइपेज होता है यार, हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल थोड़ी है ना। ईस्टर्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलेज में, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल मैं बहुत सारे याद करा सकता हूँ, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। ऑक्सीडोरेडक्टेज के बहुत सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, है ना, एल्डिहाइड, बहुत सारे हैं। हाइड्रोलेज के आपके प्रोटीएज, पेप्टिडेज, तो याद कर लेना एक बार। ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको सवाल कहाँ से पूछा है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ लिया? इन विच आइसोमरेज द बेसिक कार्बन स्केलेटल remains unchanged but important group are moved around on the skeleton। बहुत भारी भरकम चीज जो इसमें लिखा हुआ है ना, वही चीज अपने को समझना रहता है। किसी को इसका मतलब पता है और बता सकता है कि ये सवाल कहाँ से पूछा है? कोई भी बता सकता है क्या ये सवाल आपसे कहाँ से पूछा है? बहुत बढ़िया, स्वरूप ने बहुत सारे आंसर कर दिए हैं बाकी चीज़ों के बारे में। चलो बताओ यार, इतने सारे लोगों में से कोई तो बताओ ये सवाल पूछा कहाँ से है? दिया हुआ है ना, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आपका टॉपिक है इसमें से आइसोमरिज्म, है ना। बेसिक कार्बन स्केलेटन रिमेन्स अनचेंज्ड रहता है, बट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो मूव करता है अराउंड द स्केलेटन। ये स्केलेटन सिस्टम नहीं है ना, कार्बन की चेन होती है उसको स्केलेटन बोलते हैं। इसको समझ में आ रहा है? हाँ, ये मत समझने लगा ना कि ये स्केलेटल सिस्टम से सवाल पूछा हुआ है, ये बायोकेमिस्ट्री से सवाल पूछा है। नहीं 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 दामोदर भैया, राखी कुमारी जी, एनाटॉमी का सवाल नहीं है ये, है ना। ये सारे के सारे मैं आपको बीएसएफ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना। तो ये वाले अभी ये वाले चल रहे हैं, फेगोसाइटोसाइटोपेरोनी, ये आरएनए पॉलीमरेज आपने दे दिया आंसर, है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो आइसोमरिज्म से आपको सवाल पूछा हुआ है, चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको, है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। सवाल आपसे पूछा है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब होता है वो कंपाउंड्स, है ना, जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसो का मतलब ही होता है सेम, है ना, सेम मतलब सेम। ठीक है, सेम आपके फार्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंट होता है उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ में आ रहा है?
मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा। जैसे C6H12O6 आप लिखते हो, है ना, शुगर को, अगर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे तो वो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो उसको, तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का मतलब तो मेरे ख्याल से पता होगा, इतना बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों को आता होगा। तो आइसोमरिज्म का मतलब ही वही होता है कि जिसमें आपके मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। जब आइसोमरिज्म की हम बात करते हैं तो इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाइड किया गया है, दो तरीके से, है ना, इसलिए आप क्लासीफाइड किया करो इनको और उस तरीके से आप पढ़ा करो। ये दो तरीके से इनको क्लासीफाइड किया गया है, एक है आपका स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल, और उसके बाद एक स्टीरियो आइसोमरिज्म। समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, तो स्ट्रक्चरल के अंदर बहुत सारे चीज़ आते हैं, जिसमें आपका आता है कौन सा, चैन वाला आता है ना, दिया है, चैन आइसोमरिज्म दिया है। उसके बाद आपके पोजीशंस दिए हैं जितने यहाँ पर दिए हैं ना। उसके बाद क्या दिया है, फंक्शनल भी इसी में आता है। उसके बाद मेटामरिज्म भी इसी में आता है, ये सारे के सारे। और स्टीरियो आइसोमरिज्म ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो स्टीरियो में आपके आते हैं जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल। कौन कौन से आते हैं अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जियोमेट्रिक स्पेलिंग आप देख लेना, गलत हो सकते हैं ना, और ऑप्टिकल ये आते हैं। ये आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म में आता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म तो बिल्कुल अलग ही हो गया। ठीक है, आपका जो दिया है यहाँ पर फंक्शनल, चैन और पोजीशन और स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो ये इसका जो यहाँ पर लाइन दिया गया है, जैसे कि आंसर आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था, है ना, यहाँ पर देखो पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में इन्होंने बात किया है। ठीक है, अभी बाकी चीज़ों के बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा, अभी पढ़ाई की बात चल रही है। ठीक है, जो भी कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, बाद में मैं कमेंट्स देखूंगा पढ़ाने के बाद। तो ये जो दिया हुआ है किसके बारे में, ऑप्शन नंबर 3 पोजीशन आइसोमरिज्म। बाकी के बारे में डिटेल में आप पढ़ना, क्या क्या चीज़ होता है, किसका मतलब क्या होता है ना, किसका मतलब क्या नहीं होता है, बहुत अच्छे से पढ़ना आइसोमरिज्म को। तो वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। तो अभी अगर एक एक डिटेल में पढ़ाने चलेंगे तो आधे घंटे की क्लास है ये। ठीक है, और कोई आधा घंटा पढ़ना नहीं चाहता है बैठ के, इसलिए जो है इसको डिटेल में आप पढ़ना। क्लास ख़त्म होने के बाद आइसोमरिज्म को क्या होता है, क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब होता है 2 और मोर कंपाउंड्स जो हैं इसमें रहते हैं, जिसमें सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है, जैसे कि आपको पता है स्ट्रक्चरल में। और फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट हो सकता है, उनका पोजीशंस फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग हो सकता है। एक मैं बता देता हूँ, चलो पोजीशन आइसोमरिज्म का बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। इसमें आपका 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स रहेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्रोपेन का, है ना। प्रोपेन का एग्जांपल लेंगे, CH3 CH2, उसके बाद CH2 और उसके बाद OH। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो ये OH ग्रुप जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है C3H8O। देखो, है ना, C कितने हो गए, 1 2 3 C हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया आपका। अब इसी को अगर हम अलग तरीके से बना देंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन। केमिस्ट्री ज़्यादा मुझे आता नहीं है ना, 1OL। अब इसी को देखो, ये फॉर्मूला सेम है, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका देखो, ये मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो डिफरेंट हो सकता है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे प्रोपेन 2OL, है ना, इसको हम बना सकते हैं कैसे, CH3 CH, उसके बाद CH3 और हम यहाँ पर OH ग्रुप को जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। OH ग्रुप कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ये इसको स्केलेटल बोलते हैं। ये जो है कार्बन की जो चेन चल रही ना, ये आपका स्केलेटल है ना। OH ग्रुप अभी यहाँ जुड़ गया, है ना, और यहाँ पर हमने नीचे जोड़ दिया, बाकी स्केलेटल आपका देख रहा सेम है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन इसका चेंज हो गया, देखो यहाँ पर आ गया, है ना, अभी OH यहाँ पर जोड़ा था, अभी यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके से। तो ये स्केलेटल सिस्टम का सवाल नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, आप ऐसा नहीं समझना। समझ में आ गया, हाँ। बाकी आप फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ये चेन आइसोमरिज्म क्या होते हैं, स्टीरियो क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शनल आइसोमरिज्म, तो इनको समझने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8।
ये तो आसान सवाल है, इसका जवाब सब दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए फटाफट से आंसर करिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन क्लास आईजीएम? बताओ, इसका तो आंसर सबको पता होगा। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन का, सवाल का स्तर समझ में आ रहा है, लेवल समझ में आ रहा है ना? सवाल का लेवल क्या है? कौन पेंटामर कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 का पूछा है आपका आईजीएम। डाइमर होता है यार, पेंटामर थोड़ी होता है। बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। डाइमर पेंटामर होता है? नहीं, डाइमर होता है आईजीएम। लिख दे रहा हूँ है ना, ये याद कर लेना, मेरे ख्याल से सबको याद होगा। नहीं पता सर इसको समझा दीजिए प्लीज़। हैं? अरे यार बेसिक चीज़ें यार, ये क्या समझाना है इसमें। देखो मैं सोच रहा हूँ एक क्लास इसके ऊपर ले लूँ, शॉर्ट क्लास की, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको याद करना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना। जो इम्यूनोग्लोबिन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, पहला चीज़ तो स्ट्रक्चर ही होता है यार, है ना? सबसे फर्स्ट चीज़ इसमें इम्यूनोग्लोबिन में स्ट्रक्चर ही होता है। क्लियर कर लो पहले। स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो स्ट्रक्चर से पहला सवाल बनता है, जैसे यहाँ पर बन गया आपका, है ना? तो आईजीजी की अगर आप बात करोगे, है ना, इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है? मजाक कर रहा था यार मैं भी, है ना, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, कन्फ्यूजन भी तो होना चाहिए ना, जिनको कंफर्म नहीं है वो वैसे ही हड़बड़ा जाएगा, अरे सर तो डाइमर बोल रहे हैं, डाइमर ही होगा यार। ऐसा नहीं, आपको करेक्ट आंसर पता है तो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? हाँ, तो देखो आपके आईजीएम जो होता है, ठीक है, तो आईजीएम आपका क्या होता है? पेंटामर। पेंटामर का मतलब होता है, अच्छा कोई बताएगा कि पेंटामर अगर है तो इसमें बाइंडिंग साइट कितने होंगे? कोई बताएगा? होशियार बंदा अगर कोई है, इसमें बाइंडिंग साइट कितने होंगे? बाइंडिंग साइट की बात कर लेते हैं। पेंटामर में और डाइमर में बता दो, और मोनोमर में बता दो, बाइंडिंग साइट कितनी होगी? बता, बाइंडिंग साइट कोई बताएगा मेरे को कितनी हो सकती है? ये भी तो सवाल बन सकता है यार, है ना? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है? पेंटामर क्यों बोल रहे हैं? 5 हाथ हैं इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना? इस तरीके से आप 5 बना लो तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10। कौन बोल रहा है भाई 5? एक में क्या बाइंडिंग साइट एक ही होता है? 5 अगर पेंटामर हो गया तो हद करते हो यार, पढ़ो यार अच्छे से, हैं? ठीक है, ये सिचुएटेड ऐसे रहते हैं, ठीक है? हाँ, इस तरीके से, ऐसे देखा होगा आपने वैसे स्ट्रक्चर, इस तरीके से, है ना? तो बाइंडिंग साइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके बाइंडिंग साइट हो गए, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आपको। डाइमर तो आपका ऐसे होता है, इस तरीके से कुछ। क्लियर है भाई सबको? तो स्ट्रक्चर पढ़ो, इसमें परसेंटेज पढ़ो, सीरम एंटीबॉडी इसमें कितना होता है, एक बार और मैं पढ़ा चुका था इसलिए बार बार इसमें नहीं जाऊंगा। लोकेशन क्या होता है वो आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ क्या होता है, ये हेडिंग इसका एक बनाओ ना यार। देखो मैं अभी बता देता हूँ एक चीज, कहाँ गया, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको यहाँ पे, है ना? इसका आप बनाओ, यहाँ पर ऊपर लिखो आईजीजी, आईजीएम, है ना? ये लिखो, सीरियल में लिखो गमडी, है ना? हाँ ऐसे लिख लो। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर, है ना? उसके बाद यहाँ लिखो परसेंटेज ऑफ सीरम। नोट्स ऐसे बनाओ यार, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, ऐसे नोट्स बना के पढ़ो। लोकेशन क्या होगा इसका, है ना? उसके बाद हाफ लाइफ, हम लोग ऐसे पढ़ते थे तब हमें याद रहता था चीज़ें, ऐसे थोड़ी आप कुछ भी पढ़ रहे हो।
है ना। उसके बाद प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, खैर ये तो एक ही है तो याद ही रहेगा। तो मेन हेडिंग, उसके बाद फंक्शन, बाकी चीज़ें मैं शायद ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे बना लो, इनके आगे सब लिखो, ठीक है, कौन कौन क्या क्या है, ये मोनोमर है ना। उसके बाद ए के बारे में लिख लो डाइमर है, एम के बारे में लिख लो पेंटामर है, ये मोनोमर है, इस तरीके से परसेंटेज कितना होता है, सबसे ज़्यादा आईजीजी का होता है। तो ऐसे आप एक नोट्स बना लो तो आराम से आपको पढ़ने में आसानी होगा, रिवीजन करने में, कंपेयर करने में भी आपको आसानी होगा कि हाँ भाई इस तरीके से आपको एक फ्रेम में सारी चीज़ें दिखाई देगा। आपने आईजीजी के बारे में इकट्ठा लिख लिया, उसके बाद दूसरे पेज में आईजी के ए के बारे में लिख रहे हो, एम के बारे में, तो कंपेयर कैसे करोगे, एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ोगे आपके दिमाग में ज़्यादा पिक्चर क्लियर रहेगा। हाँ भाई ये है, ये है, ये है, ये है, इसका ये काम है, इसका परसेंटेज इतना है, इसका इतना है। सब लोगों को समझ में आ रहा है नोट्स कैसे बनाना है? बताओ मेरे को, समझ आ रहा है क्या सबके नोट्स कैसे बनाना है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें? चलो, अगर सबके समझ में आ गया, क्लियर है ना, तो आगे का सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ, तो किसी भी चीज़ का बड़ा चीज़ है तो उसका बढ़िया से चार्ट बनाओ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। बायोकेमिस्ट्री में तो अधिकतर चार्ट बनाकर ही पढ़ना, ठीक है, आसान होता है उनके एग्जाम्पल्स लिखने में और याद करने में, समझने में, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसका आंसर तो सब कर सकते हो, बहुत आसान है ना। द अमाउंट ऑफ HCG एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट फाउंड इन, है ना। जैसे यूरिन में आप HCG टेस्ट करते हो, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? उसी तरीके से आप दूसरा किस में देख सकते हो, तो इसका आंसर तो सबको पता है, सबको मालूम ही होगा, है ना। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है यार, तो याद रखना क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, है ना। हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी फुल फॉर्म। ये तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज़ एक तो आप यूरिन में मेज़र करते हो, है ना, यूरिन में देखते हो, प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए देखा जाता है। और दूसरा चीज़ आप ब्लड में देखते हो, है ना। जो ब्लड में टेस्ट करते हैं उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? जल्दी बताओ। ब्लड तो आपने बता दिया, करेक्ट आंसर है आपका ब्लड, बहुत बढ़िया। जो ब्लड में हम देखते हैं उस टेस्ट का नाम क्या है, क्या बोलते हैं? और एक आप कितने रेंज से कम होगा तो नेगेटिव होगा और कितने रेंज से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव माना जाता है। दो चीज़ आपको मैंने सवाल पूछा है, दोनों आंसर आप लोग कर दो, है ना। पढ़ने आए हो, सीखने आए हो तो आंसर तो करना पड़ेगा, हम पूछेंगे सवाल आपसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, निगत का आंसर आ गया। निगत भैया बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शानदार आंसर आपके अच्छे आते हैं। ऑनलाइन आने के बाद कब और क्या टाइम है? ऑनलाइन आने का टाइम 8 बजे है हमारा, फिक्स है ना। नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा के रखना तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मौरी का आंसर आ गया, दामोदर क्या बात है, कालंदी का आंसर आ गया, सबका आ गया भाई। बीटा HCG, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल भी पूछा है, उसका आंसर भी कर दो, है ना। बीटा HCG, तो ये ब्लड में भी आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, इसमें वीक के हिसाब से रहता है ना। तो वीकली आप टेस्ट परफॉर्म करते हो तो इसका रेंज आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा, इसका एक ट्रेंड होता है ना। तो वो सारा चीज़ अभी मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, जब ब्लड में आप परफॉर्म करते हो टेस्ट को, HCG को। बाकी यूरिन में तो आपको डंडी ही दिखेगा, पॉजिटिव समझ में आ जाएगा, लेकिन ब्लड में ऐसा नहीं है, इसमें आपको वैल्यू देखने को मिलता है ना। लो अगर है तो 5 ml/ml से, ठीक है। तो अगर इससे लेस देन है, 5 से कम है तो वो नेगेटिव माना जाता है, और 5 से अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। आपने किया होगा टेस्ट परफॉर्म तो आपको पता होगा। लेस देन 3 है, अलग अलग किताबों में दिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन नॉर्मली 5 ही है भाई, है ना। पढ़ा होगा आप लोगों को तो याद होगा, इतना कम मत करो यार, इतना कम मत करो। हाँ,
नीतू कुशवाहा जी का आ गया <5 नेगेटिव, ठीक है। केशव जी डेली क्लास का टाइम हमारा 8 बजे, 2 चैनल हैं, एक दिनेश सर BMLT है, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, 20 क्वेश्चन है ना। इस चैनल पे हम 10 क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन रहता है, बाकी क्वेश्चंस हम देखते हैं, समझते हैं कैसे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अभी हम सीखने के उसमें है कि भाई गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, वो चीज़ हम सीख रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में हम गलती ना करें, और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सीख रहे हैं, और उसके आधार पे हम अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ हम सीखते हैं। चलिए भाई, इसका आंसर सबको पता है, द ब्लड आ गया है ना, सीरम बीटा HCG। 10 दिन बाद भी ये टेस्ट अगर परफॉर्म करोगे, पॉजिटिव अगर है तो आ जाता है ब्लड में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे लॉजिकल सवाल, इनको बोलते हैं लॉजिकल सवाल, है ना। लॉजिक लगाओ, आंसर करो, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ोगे तभी इनका आंसर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के भी पढ़ोगे तो आराम से आप इनका आंसर कर सकते हो। ऐसे सवाल हैं ये, पढ़ के खुद ही बता दो, है ना। लेबोरेटरीज की बात कर रहा है पहली चीज़ तो, है ना, लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, लेबोरेटरीज के द्वारा जो है आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको अगर आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो इनमें से कौन सा स्टेप जो है आप फॉलो करोगे, बताइए। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर करिए जल्दी फटाफट। ऐसे लॉजिकल सवाल के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं, है ना, और ऐसे सवाल आने भी चाहिए ताकि आपके माइंड का टेस्ट तो कर पाए। यहाँ पर जितने लाइव हैं सब, क्या सफदरजंग अस्पताल और क्या क्या वैकेंसी निकला है, एसेक का, DSSB का, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भर दिया भाई सब ने, लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा बातचीत भी कर लें, उसके बाद तो सब फटाफट भगी जाएंगे। जो लोग आंसर करते जा रहे हो आप, बाकी मेरे सवाल का भी जवाब आप दे सकते हो, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ सब लोगों का। सब सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल जॉब, वेरी गुड। उसके बाद आता है कौन सा, स्टेट लेवल का जॉब, है ना। बहुत डिफरेंट है यार दोनों में, स्टेट वाले सैलरी कम देते हैं, सेंट्रल वाले ज़्यादा देते हैं। सेंट्रल में नौकरी पाना मतलब बढ़िया है। फॉर्म भर दिया है सर सब ने, बहुत बढ़िया, फॉर्म भर दिया है तो देख लो, सेंट्रल का एग्ज़ाम है ना, नेगेटिव मार्किंग है कई जगह पे, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के पढ़ाई करो, वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। इसका प्रैक्टिसिंग माउथ पिपेट तो बिल्कुल नहीं होगा। बीइंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजेंस, लो इन्फेक्शन पैथोजेंस, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। डिस्पोजिंग सेफ्टी स्पेसिमेन एंड नॉन कंटामिनेटेड मटेरियल थोड़ा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 आएगा, सेफ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन एंड इन्फेक्शन मटेरियल, है ना। सेफ हैंडलिंग अगर आप करोगे लेबोरेटरीज़ के अंदर स्पेसिमेन को और इन्फेक्शियस जितने मटेरियल हैं, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो लेबोरेटरीज से, जो भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है उससे आप बच सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नौकरी पाना मतलब भगवान जी से मिलना, क्या बात है, नीतू कुशवाहा जी बोल रहे हैं। BSF का कर रहे हैं सर पे, बहुत बढ़िया, ये BSF के ही क्वेश्चंस हैं। ये BSF में देखो ऐसे सवाल पूछा है, सेंट्रल लेवल का जॉब है, समझ में आ रहा है, तो सेंट्रल लेवल का जॉब है, सैलरी ज़्यादा देगा तो सवाल भी पूछेगा उस तरीके का। उड़ीसा की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो SSC का, है ना, तो देखो सवाल का स्तर बढ़ेगा, ये आप मान लो, चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर गवर्नमेंट, तो उस स्तर की आप तैयारी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, चांसेस ज़्यादा बनेंगे कि आप का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन आप वही सोच के बैठे हो पुराने माइंड सेट से कि नहीं, सवाल पुराने तौर तरीके से ही पूछे जाएंगे, पुराने क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप गलतफहमी में हो, है ना। बेसिक चीज़ तो आपको 24 घंटा पता होना ही चाहिए अपने फील्ड का, समझ में आ रहा है। बेसिक चीज़, जो बेसिक नॉलेज जो अभी तक आप पढ़ते थे वो तो पता होना ही चाहिए, लेकिन बेसिक से आपको उठना पड़ेगा और थोड़ा सा स्तर आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, इतना बात सबको समझ में आ गया, है ना। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक। हाँ बिल्कुल यार, सब एग्ज़ाम निकालो, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबके समझ में आ रहा है क्या, क्लास समझ में आ रहा है, एक बार फीडबैक दे दो यार, ज़रूरी है फीडबैक आपसे लेना। क्या हमारा क्लास सबके समझ में आ रहा है, फ़ायदा आपको मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट्स कर दो, ठीक है। ट्रेन एक्सीडेंट तो हो ही रहे हैं यार, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया अभी। सबको समझ में आ रहा है क्लास ख़त्म करेंगे उसके बाद आपका फीडबैक देख लें, है ना। बाकी कोई सवाल है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश पे आप कर दीजिए कमेंट्स, वहाँ पर हम जवाब दे देंगे। अभी 5 मार्क्स से रह गया था, हाँ यार दुख होता है ऐसे, ये हम क्यों रह जाते हैं थोड़े थोड़े मार्क्स से, इसलिए रह जाते हैं
है ना, कि थोड़ा सा हमारा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रहता है, बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आना चाहिए। ठीक, बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, बस अपने को अपना एनालिसिस कर रहे हैं हम, गलती कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हमारा मिस्टेक हो सकता है, इन चीज़ों को अपन सीख जाएं तो आसानी से अपन एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ना रटना सब करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर हमसे गलती हो रहा है, हम आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो चीज़ अगर आपके समझ में आ गए उसको आप फॉलो कीजिए, है ना, और आगे बढ़िए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और इसमें भी मिल जाता है चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।